वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा का। लेकिन आज चर्चा खास होगी क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। तो चर्चा रहेगी जी, जो आपने एक ज्वलंत वार्निंग तो आप देख रहे हो, इशू है वो है रिलेटेड टू नेपाल। जो हमारा एक हिमालयन नेशन है वो पॉलिटिकल क्रॉस रोड्स पे है, इनस्टेबिलिटी है वहाँ पे। और आपने देखा बीते समय में सितंबर से ही आप कह सकते हो शुरू हुआ, और ये कुछ जन जेड मूवमेंट का नाम दिया गया इसको, जो काठमांडू को जो एक कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पे जे जन जेड प्रोटेस्ट हुए। और ये जन जेड प्रोटेस्ट में आप कह सकते हो इसमें कोई 72 किलिंग्स हुई। और उस सब से ये पूछेंगे, जहाँ ये डिस्कशन का मुद्दा रहेगा कि इस वक्त आने वाला वक्त जो इस वक्त ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो मूवमेंट थी, जो प्रोटेस्ट थे, वायलेंस था, वो सारा खत्म हुआ। और एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर वहां पे जो चीफ जस्टिस थी पहले नेपाल की, और वही जो इंटरम गवर्नमेंट की हेड बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है, आप कह सकते हो। और इलेक्शन अनाउंस हुई है 5 मार्च 2026 को। लेकिन मैं ये देखता हूं कि इस वक्त ठीक है कि आगे मैं डॉक्टर साहब को पूछूंगा क्या नॉर्मलसी। डॉक्टर साहब ये बताइए, जी आप सारा मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया तो डिटेल में बताओगे, क्या देखते हो जो ये हुआ, और ये आगे हम क्या कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी जो नेपाल की है, क्या ये कैसे देखते हो? प्लीज आप आगे बात करें। शुक्रिया जज साहब। श्रोताओं, आपको पता पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ रही। नेपाल में एक नई जन क्रांति हुई, जैन जी की हुंकार हुई, और जैसे जज साहब ने बोला, लोकतंत्र को संकट आ गया। अब लोकतंत्र को संकट है क्योंकि ये जो जन क्रांति थी 4 सितंबर से शुरू होती है और 9 को ख़त्म होती है, और 12 को नए प्राइम मिनिस्टर भी बना दी जाते हैं। यानी कि इतने छोटे से समय एक जन क्रांति होती है, एक प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, कंट्री की सारी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, सारी बिल्डिंगों को आग लगा दी जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा समय था, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत पीछे था, जिसकी वजह से ये एक किस्म का ज्वालामुखी था जो कि 4 सितंबर को से शुरू हुआ और 6 को पीक पे था, से 7-8 तक, और जो फटा। और जो नेपाल में हुआ है, इससे पहले नेपाल में 2004 मोनार्क हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। 2008 में फिर यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप स्टार्ट हुआ। 2015 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन जज साहब जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, हालांकि उनके जो प्रेसिडेंट ने बताया है कि 5 मार्च को, जैसे आपने भी की, इलेक्शंस होंगे। पर जज साहब मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो नुकसान अभी हुआ है उसमें अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि इसमें जो आगजनी और लूटपाट थी, उसमें पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आग लगा दी गई, प्रेसिडेंट हाउस को आग लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग लगा दी गई। जितने भी पार्टी के हेडक्वार्टर्स थे, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को आग लगा दी गई, और इसके अलावा जो था कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर को आग लगा दी गई, और जितनी इमारतें थी वो सारी जला दी गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो प्रोटेस्टर थे बाद में आखिरी दिन वो खुद साफ कर रहे हैं, यानी कि घर फूंक तमाशा देख रहे थे और रियलाइज भी कर रहे थे। और इनकी जो 3 लाख करोड़ है, ये नेपाल की आधी जीडीपी है, और इनका 1.5 साल का ये बजट है। यानी कि नेपाल काफी पीछे चला गया है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट थे, ये जैन जी के प्रोटेस्ट थे, जो कि एक बहुत ही एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस थे, और सोशल मीडिया और डिजिटल वे से ये। थोड़ा बीच में रोकूंगा, आप थोड़ा सा जेड जो हो, ये टर्म यूज गई है जो इसमें, इसका थोड़ा बता दीजिए।
श्रोताओं ये श्रोताओं को जेन जेड जो है क्या ये नई एक टर्मिनोलॉजी है। जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड। ये कब के टाइम के ये पैदा जनरेशन इनकी जेड, पैदाइश है। जनरेशन जेड जो थी ये 1997 यानी 1997 से लेके जो 2012 तक बच्चे पैदा हुए हैं उनकी उनकी उनको ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा ये भी बता और दीजिए, इनकी उम्र 13 से लेके 28 साल के बीच में है। और इनके जो यूथ आइकॉन थे वो थे मेयर ऑफ जो काठमांडू में बालेंद्र बालन शाह, जो- उनको उन्होंने अपना वो बनाया क्योंकि वो भी 35 साल की उम्र में थे। तो ये जो जनरेशन थी इसमें क्या थे, स्कूल के बच्चे थे, इसमें यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ था, यूनिफॉर्म में लोग थे, यूनिफॉर्म में लोग थे, कॉलेज की अनएम्प्लॉयड यूथ था। और सबसे बड़ी बात नेपाल का डियास्पोरा था जो बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा था, सोशल मीडिया के रास्ते इन लोगों को पंप कर रहा था कि एजुटेशन चलाओ। और इसमें क्या क्या करते हैं जेन जी वाले, ये क्या करते हैं, शराब की दुकानों को लूटपाट करते हैं, उसके बाद उनके एमुनिशन पे लूटपाट वेपन्स करते हैं, हालांकि बाद में रिटर्न कर दिए जाते हैं। यानी कि ये इनमैच्योर किस्म की मूवमेंट थी। और कैसे आप इसमें इनमैच्योर मूवमेंट को हम बता सकते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी हमें अपने बच्चों का देखना चाहिए कि जो यूथ जनरेशन है कैसे मोबाइल से लगी है और मोबाइल ने इन लोगों का जो है ब्रेन वॉश किया। और ये जो जनरेशन थी इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे, और इनकी पॉपुलेशन मोर देन 40% है, 13 से 28%, 4 से 40% और 80% ये लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और मैक्सिमम टिकटॉक पे हैं और डिस्कॉर्ड पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि हैशटैग निपोटिज्म नेपाल को एक हैशटैग बनाया और हैशटैग निपो किड्स और हैशटैग निपोटिज्म नेपाल ये बनाया कि जो वीआईपी के बच्चे थे, मिनिस्टरों के बच्चे थे, उनके बच्चे उनके बच्चे वीआईपी कारों में जाते थे, उनके लिए अलग अलग कमरे थे, उन लोगों को वीआईपी करते थे। और एक तरफ कंट्री में 20% अनएम्प्लॉयमेंट थी और गरीबी रेखा बहुत नीचे लगी थी। यानी कि ये वही यूथ थे, इन्होंने टारगेट किया इन्हें वीआईपी के बच्चों को। और ये मूवमेंट जो थी जेन जी की ऐसे चली मूवमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ठीक है, आपने एक बात कही, मैंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूं। आपने बात की कि दिस मूवमेंट 4 सितंबर से शुरू हुई और आप कहते हो 9 तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। तो मनोवारिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था और काफी देर 204 साल जो आपने है, मुझे आपको ये नॉलेज होगी, ये इंफॉर्मेशन होगी, 204 साल चला। उसके बाद ठीक है, जो क्योंकि इन्फ्लुएंस हुए चाइनीज से लोग और वहां पे जी जो डेमोक्रेसी भी थी 1947 में, जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया आया वैसे ही नेपाल में भी उसमें वक्त डेमोक्रेसी की बात हुई, लेकिन काफी टाइम लगा। लेकिन मनोवार्क जो सिस्टम था, जो वहां पे जो राणा डायनेस्टी थी पहले, उनका काफी इन्फ्लुएंस और काफी उनके साथ अच्छे रिलेशन थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उनका लोगों पे भी अच्छा प्रभाव था। तो उसके बाद जो एक जो आपका दूसरा जो मनोवार्क थे, किंग थे लास्ट में, जिनके ज्ञान इंदिरा आए, उन्होंने भी थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ गए, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी बड़ी एक वो एक दिखावा था, छलावा था। उन्होंने एक पंचायती राज सिस्टम शुरू किया और खुद किंगशिप अपने पास रखी। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुई, उसके बाद मैं आगे सीधा आ जाऊंगा जब ये 2015 में जहाँ पे संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनी और पॉलिटिकल सिस्टम जो सही मायने में वो शुरू हुआ। 2008 से आप 2006 से शुरू कर लो, डिफरेंट पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी थी, 3-4 पॉलिटिकल पार्टी, नेपाली कांग्रेस का और कुछ जो इन्फ्लुएंस्ड बाई है कम्युनिस्ट पार्टी, तो 2-3 है। और इनके 4 बार तो ये जो साहब हैं, जो केपी शर्मा ओली साहब हैं, 4 बार ये बने और एक दूसरे ये किसी की सपोर्ट से, कभी प्रचंड और कम्युनिस्ट पार्टी भी 2-3 थी, नेपाली कांग्रेस। तो मैं ये देखता हूं कि इसमें सबसे जो आपने बात की जेन जेड की, जो इस जनरेशन को क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है, इसको जेन जेड ये भी कहा गया, जो 97 और आपने जो दिया 2012 तक, ये टोटली इस मोबाइल पे सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं। और ये इनका जो मोस्टली यू विल फाइंड पीपल जो इस एज के हैं, जो इन्होंने सीखा है सारा इसमें है। और जो आपने कहा जो इनके आइकॉन भी यू विल फाइंड जो सोशल मीडिया पे लोग हैं,
चाहे किसी भी, चाहे आप लगा सकते पॉलिटिकल सर्कल से हैं, जहाँ जो म्यूजिशियन हैं, गाना गाने वाले हैं, वो दूसरे तीसरे उसमें हैं। लेकिन ये जो आप कहेंगे, इनको आप कह सकते हो इस इस्तेमाल, ये एक ज्वालामुखी जैसे आपने पहले कहा था, ये काफी था। और ये में एक और बात आई है पॉलिटिकल, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स की बात करते हो, तो जो जे के पी शर्मा ओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो जो एक मूवमेंट से राइज हुई थी, माओइस्ट मूवमेंट से हुई थी और इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइना से हुई थी, आज भी ये लोग कह रहे थे कि निपोटिज्म और करप्शन, ये सारा पैसा जो आप एक डेथ ट्रैप चाइनीज ने शुरू किया था, बीआरआई प्रोजेक्ट है, जैसे आपका पोखरा एयरपोर्ट है वो ये है, और जो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें इन्होंने ये डेट के नीचे हैं। जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया है, उसने कहा कि ये जो हमारा कर्जा है माफ कर दो, लेकिन नहीं माना चाइना। और अभी रिसेंटली इन्होंने, जो हमने ये शुरू किया, पिछले भी हमने एक एपिसोड में कहा था, जो हम जो पीछे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने वहां पे जो इन्होंने वो भी एतराज किया, लिपू लेक, और जो हमारा इंडिजिनस जहाँ ट्रेडिशनल जो रूट्स थे वो हमने व्यापार के लिए खोले, और जो हमारा एक पिलग्रिमेज आती है वो भी, इस पे भी एतराज किया। और जहां तक है कि जो पार्लियामेंट में जो काला पानी लिपू लेक इन्होंने पास करवाया कि इंडियन है, ये सारी जो इनकी एक मैं कह सकता हूँ बड़ी शॉर्ट में कि ये सारा जो कम्युनिस्ट चाइना के इन्फ्लुएंस में आए थे। और देखिए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक आप इसको कहते थे एक टाइम पे, और इसका बिल्कुल उस तरफ जाना, और ऑब्वियसली लोग वही चीजें जो डाइजेस्ट करते हैं, जैसे इंडिया है, तो इस किस्म की कम्युनिस्ट और फिर टोटली इन्फ्लुएंस्ड है। और आप वो बातें, मुझे लगता है वो भी एक कारण है, और यंग जनरेशन को किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इसको इस्तेमाल किया है, और जो इतना शार्ट में सब कुछ चेंज कर दिया, जला दिया, वायलेंस हो गया, इकॉनमी आपने कहा तबाह हो गई, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी क्रॉस रोड पे। इसको कैसे वापस लाना है, क्या नहीं है, तो डॉक्टर साहब आगे आप बात करो, जो मैंने की है इसमें एडिशन। हाँ, जैसे आपने जैसे बताया कि 2008 में पॉलिटिकल लैंडस्केप जो स्टार्ट होता है, और 2004 साल पुराना जो है किंग का राज, यानी कि मुनार्क का राज, वो खत्म होता है। और उसका भी कारण ये रहा कि 96 से लेके 2006 तक माओ मूवमेंट रही है। कम्युनिस्टों ने इंसर्जेंसी की है, काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद किए हैं, और इस 10 साल में 17,000 लोगों की मौत हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, क्योंकि कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था नेपाल। और उसके बाद क्या होता है कि इनका मकसद था कि हम लोग ये करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट करें, और नेपाल पे कम्युनिस्टों का राज हो जाए, जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके अलाइज बन जाएं। तो ये सारा मोटिव था। और अल्टीमेटली 2008 को जब पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पुष्प कमल जो प्रचंड हैं वो बनते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर, और वो बनते हैं। लेकिन उस दौरान क्या थी, 3 ही पार्टियां थी वहां पर नेपाल में। एक तो नेपाली कांग्रेस है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, जिनके की लीडर यही है हमारे जो के.पी. शर्मा ओली, उसको यूएमएल भी कहते हैं, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं। और जो दूसरी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार कमल प्रसाद प्रचंड। तो यही 2 हुकूमतें बाई रोटेशन रहती हैं, बीच में 1-2 बार नेपाली कांग्रेस आती है। तो 2008 में जब ये बनते हैं पहली बार पुष्प कमल चम, लेकिन 1 साल के अंदर नए आ जाते हैं। अब यूएमएल के आते हैं, बारी है माधव कुमार जो थे नेपाल, अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद 2009 और 2011 और 13 में बाबू राय भट्टाराई, ये भी माओइस्ट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। और 2013 और 14 में खिलराज रिग्मा, तो खिलराज रिग्मा जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, ये उस वक्त चीफ जस्टिस होते हैं। उस वक्त जो इंटीरिम गवर्नमेंट बनती है, और इसलिए बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए नेपाल का। हाँ, तो चीफ जस्टिस जो थे खिलराज रिग्मी जो थे, ये बनते हैं इंटीरिम प्राइम मिनिस्टर, जस्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अल्टीमेटली ये ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो बनती हैं सुशीला कोइराला।
सुशीला कोइराला बनती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल और उसी के दौरान उनका संविधान लागू हो जाता है। लेकिन उस संविधान में काफी खामियां थी। वो एक किस्म का वेल प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था। उस खामियों का इतना नुकसान हुआ कि वहां सरकारें स्थिर नहीं रही। 17 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं और उसके बाद 2015-16 बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है आज के पृष्ठभूमि में। क्यों? तो पहली बार केपी शर्मा ओली बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल और आते पहला काम क्या करते हैं, वो इंडिया के साथ बॉर्डर ब्लॉकेड रिस्पॉन्स स्टार्ट कर, यानी कि वहीं से उन्होंने पहली बार इंडिया के साथ जो अभी तक बड़े अच्छे रिश्ते थे खराब करने शुरू कर दिए। तो केपी शर्मा ओली के बाद दोबारा बाई रोटेशन एज यूजुअल, जैसे वो म्यूजिकल चेयर कंटेस्ट होती है, 2016-17 में वो प्रचंड जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद अगली हुकूमत जो है कम्युनिस्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनती है बहादुर ड्यूबा के साथ नेपाली कांग्रेस। तो नेपाली कांग्रेस को ज्यादा हुकूमत में नहीं रही है। फिर 2018-21 में दोबारा दूसरे टर्म में केपी शर्मा ओली बनते हैं, दो बार बनते हैं। फिर 2021-22 में वो शेर बहादुर ड्यूबा बनते हैं और फिर 2022 से 25 में दोबारा प्रचंड बनते हैं। और आज की पृष्ठभूमि की बात करें तो मार्च 2014 से केपी शर्मा ओली चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनते हैं। तो चौथी बार जैसे प्राइम मिनिस्टर नेपाल बनते हैं, क्योंकि ये यूएमएल कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आते ही सबसे पहले इन्होंने भारत से रिश्ते खराब करना शुरू किए, चाइना की तरफ अपनी एलिजेंस स्टार्ट की और उसके बाद चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया का एससीओ समिट हुआ था, उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के बोला था जी लिपू लेख जो है भारत के से बात कीजिए। उन्होंने कहा शी जिनपिंग ये आपका आपसी मामला है। तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद जैसा फिर वो जो आज का जो होता है 12 सितंबर को सुशीला कार्की जी नई प्राइम मिनिस्टर बना दी जाती हैं। तो उसकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं, ये जो आज का बहुत ही टॉक्ड अबाउट नेपाल अनरेस्ट था, प्रोटेस्ट थे, इसकी बात बाद में करें। जस्ट अब जो मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर उसकी चर्चा देखिए मैं जो आपने बताया, देखिए होता क्या है, चाइना यू का स्टाइल जो है ना, ये ट्रैप है, डेड ट्रैप, वो किसी का साथी नहीं है। हमने पहले पिछली बार भी बात की थी शंघाई कॉरपोरेशन, हमने कहा यूएस और जो चाइना है, और यूएस चाइना से ज्यादा जो हमारी इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है ना, चाहे नेपाल के हैं किसी के भी, उससे बच के रहना। देखिए कैसे उसने पहले एयरपोर्ट के लिए इनको डेट दिया, वो दिया, और इनके हाई रेट्स हैं, और फिर क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी अपनी जो अपने सारे जो अपने लोग होते हैं, ये इनका सारा अपना ही सिस्टम होता है उसको बनाने का, लेकिन ये क्या करते हैं, मुफ्त में नहीं देते हैं, कोई डेवलपमेंट करते हैं। जो हमने इसको अगर आप डाटा देखोगे तो इन्वेस्टमेंट किसकी है, ये नेपाल गवर्नमेंट की है। तो नेपाल गवर्नमेंट वर्चुअली डेट में आ गया है, और इस वक्त वो चाहता है जैसे पाकिस्तान, वो उसको पैसा मिलता है यूएस से, चाहे वो आईएमएफ से चलाते हैं, लेकिन नेपाल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो इतनी कारगर नहीं है। अगर आप देखोगे नेपाल की लैंड लॉक्ड कंट्री है, इररेलेवेंट है, छोटी सी पॉपुलेशन, लेकिन जो इसकी है, जो आपकी जो सेंट्रल एशिया के साथ जो आपके वो उसके काफी वहां पे जो पाकिस्तान के यूएस इसलिए सपोर्ट करता है। अगर मैं जो बात करूंगा, देखिए अभी इसने 2-3 जो आपने बात की, हमारा और इनका ये एक किस्म का हिंदू राष्ट्र वो भी है, और इंडिया में भी पॉपुलेशन जो डोमिनेंस है वो भी, देखिए महात्मा बुद्ध, लोबनी, जे कपिल वस्तु, ये नेपाल में, सीता का जन्म जो जानकीपुर, वो भी वहां पे। लेकिन इसने उल्टी सीधी बातें की सिर्फ चाइना को खुश करने के लिए। आपने, मैं एक बात बताऊं कि राम का जन्म नेपाल में हुआ, ये और नेपालियों ने ही इसको लताड़ा कि क्या बात करते हैं, तू कहां क्या बात कर रहा है। क्योंकि देखिए हर बंदा अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कहीं भी हिंदू होगा, चाहे नेपाल में है, चाहे फिजी में है, कहीं भी सेटल्ड है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हुआ क्यों, अयोध्या का जब राम मंदिर उसमें था, और आगे भी इसने ऐसी ऐसी बातें की, तो ये भी एक कारण बना
जो इसका टोटली डिपेंडेंट हो गया किस पे। ठीक है, हाँ देखिए इंडिया कैसे पॉलिटिकल रिलेशन रख रहा है, एससीओ में भी जा रहा है, क्वाड में जा रहा है, ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर ही जा रहा है, दूसरा जा रहा है, और रशिया के साथ भी रखे हैं रिलेशन। तो इसलिए नेपाल छोटी जगह है और ये छोटा नेशन है, और इसमें जो पॉलिटिकल करप्शन और जो नेपोटिज्म हुआ है ना, जैसे इनके बच्चों के, इन्होंने खुद ही मीडिया पे डाले होते हैं इनके बच्चों ने, जो आपने कहा ना, जो जेन जेड जो लोग इन्फ्लुएंस हुए ना, उन्होंने कहा देखो यार हमारा जो नौजवान है जेट, वो रशिया में जाके यूक्रेन वार में वहां पे आर्मी की नौकरी ले रहा है, और आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और लंबी लंबी गाड़ियां हैं। जब ये गाड़ियां टूटी, आपने देखा ये क्या था, इनके बड़े 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 यूं महल नुमा जो इनके मकान थे दूसरे थे, और ये सारी स्टेट ऑफ अफेयर। हम नहीं चाहते कि वायलेंस हो जाए, इनको कोई फिजिकल असाल्ट हो, लेकिन जो ये माओइज्म थ्योरी अडॉप्ट की है, माओइज्म, तो वो सेल्फ क्रिएटेड है, चाहे पॉलिटिकल क्रिएटेड है। वही कारण बना आज जो हथियार लिए आगजनी हुई, वायलेंस हुआ, और प्राइम मिनिस्टर एक्स की बाइक को जिंदा जला दिया, और कईयों को जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको वहां पे सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा। ये एक जनरेशन जो है, इसलिए जेन जेड जनरेशन इसको दिया। क्या इंडियन जो हमारा डायस्पोरा है, जो हम लोग हैं, क्या ऐसी, चाहे हमारा डाइवर्स है लेकिन ट्रेडिशन वो भी था, ऐसी बात नहीं। अभी भी नेपाल के लोग काफी सिविलाइज्ड हैं, दूसरे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड हैं ये जो सोशल मीडिया जो दूसरा है। और देखिए सोशल मीडिया का क्या, चाइना का टिकटॉक चलाएगा, पिक एंड चूज, बाकियों को नहीं चलेगा। भाई देखो ये लोग काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, और ये लोग ऐसा थोड़ा होता है आपका, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, चाहे नेपाल का है इंडिया का, तो ये एक नेचुरल चीजें जो चाहिए, आजादी है, उसको रोकोगे और फिर बच्चों को रोकोगे। वो ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया बंद किया है तो, और सड़कों पे आ गए। और उन्होंने एक और बात है, बीपीएन जो वो उसका इस्तेमाल किया, ये गलत फहमी में था, क्योंकि इनकी जो, इनको ये नॉलेज नहीं थी कि भाई बड़ा एडवांस हो चुका है। जब सब आगे हम बात करेंगे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं 4 सितंबर की, वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तो 4 सितंबर को क्या होता है, जो केपी शर्मा ओली हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं, जो कि उनके लिए एक खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी उन्होंने मार दी। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बैन लगा देते हैं। 26 सोशल मीडिया साइट्स हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट एक्सेट्रा, बहुत सारे सोशल मीडिया। और बहाना क्या लगाया कि ये जो सोशल मीडिया है कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं नई रजिस्ट्रेशन रूल्स से। नए रजिस्ट्रेशन रूल्स अंदर डिजिटल सर्विसेज टैक्स था और वैट रिफॉर्म, उसके अंदर ये रिफॉर्म नहीं कर, बहाना था। लेकिन एक किस्म का ये सेंसरशिप था। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे पानी उबल रहा था, ज्वालामुखी उबल रहा था, और क्या क्या मैसेज आ रहे थे, हैशटैग नेपोटिज्म नेपाल, और क्या क्या चर्चाएं हो रही थी, लाइफस्टाइल जैसे आपने बच्चों की, दूसरा था 20% एम्प्लॉयमेंट की, दूसरा था कि इकोनॉमिक हार्डशिप जो फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इस दौरान उनके जो प्रिजन्स थे ओवरक्राउड कर दिए गए थे, जिसको उठा के जेल में डाल दिया गया था। वो तो जेल टूट गई ना, जेल टूट, उसका एक मंत्री भी था और एक्स मंत्री, उसको भी निकाला वहां से और जेल। तो 5 सितंबर को क्या होता है कि ये जो एक ट्रिगर फैक्टर जो होता है, वो थोड़ा बिल्डअप होता है 2 दिन, 5, 6, 7। ये बिल्डअप कैसे होता है, लोग क्या करते हैं, नो डाउट मीडिया बैन लग जाता है, लेकिन जैसे आपने वीपीएन सर्विसेज से लोग ऑनलाइन, जो नेपाल का डियास्पोरा है वो इनको ट्रिगर करता है बच्चों को। और एक एनजीओ है हामी नेपाल करके, ये जो हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों को मोबिलाइज करती है, और प्रोटेस्ट की भी जगह जगह छोटे छोटे प्रदर्शन होते हैं, बड़े लेवल पे नहीं, और वीपीएन यूज करते हैं, और ज्यादा यही जो ग्रीवेंसेस होती हैं। और इस तरह कई लोग, काफी लोग, आपको पता है नेपाल के लोग बाहर चले गए, नौकरी है ही नहीं, जैसे आपने बताया कोई रशिया में कर रहा है, उधर जाके आर्मी में जा रहा है। तो अब 8 सितंबर को ये ज्वालामुखी फट पड़ता है। 8 सितंबर को ज्वालामुखी फटता है, तो कम से कम 50,000 लोग जो हैं काठमांडू का मैटीघर मंडल वाली जगह, जो कि फेडरल पार्लियामेंट से कुछ किलोमीटर दूर थी, वहां इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी दूर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट थी, कोई मकसद नहीं था इनका आगजनी का, ये प्रोटेस्टर नहीं था, जैसे आगे जलियांवाला बाग वाला हिस्सा होता है,
तो वैसा ही होता है। तो ये बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट तो एक मार्च था, मार्च था। और पार्लियामेंट इनकी में क्या डिमांड थी कि ये जो बैन हटाया जाए सोशल मीडिया पे, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाए। प्राइम प्रेसिडेंट को बोला गया, और जो करप्शन है, लोग जिनके खिलाफ, उनके खिलाफ प्रोब्स लगे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां बिठाई जाए। तो और वो जो अननेसेसरी लोगों को जेलों में डाला जाए, वो सारा बैन लिया। तो कुछ लोग वहां से, उस 50,000 लोग में से कुछ 500-600 लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो नेपाल की पुलिस है इन पे लाठीचार्ज करती है, और जब टीयर गैस चलाती है, जब वो नहीं रुकते हैं तो फायर भी करती है। तो 5 जो थे प्रोटेस्टर, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। छोटा 12 साल का बच्चा भी था। और वो काफी, और उसके बाद फिर आपको पता है, जब Suicidal। 50,000 हुजूम, वो वायलेंट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि शाम को ही वहां पर जब ऐसा होता है, तो पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पूरी सिटीज में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और लेकिन क्या करता है गवर्नमेंट, एक और गलती नहीं करती। अब जब प्रोटेस्ट हो जाता है तो शाम को सोशल मीडिया बैन लिफ्ट कर देती है। 8 तारीख को सोशल मीडिया बैन जब लिफ्ट हो जाता है, और 7 से 26 के 26 मीडिया स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो आज ये जो लाठीचार्ज हुआ, जो मसकर हुआ, ये सोशल मीडिया में नेपाल के गांव-गांव में फैल जाता है। और जो लोगों में कहते प्रोविंस में था, जन क्रांति का आक्रोश फैल जाता है, और फिर दंगे फसाद हो जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने 51 to 75 डेथ, 72 डेथ्स हो जाती हैं, 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है। शाम को उनके होम मिनिस्टर रमेश लेखक जी वो रिजाइन कर देते हैं। तो हालात बड़ी बुरी हो जाती है। और सितंबर 9 को क्या होता है, इसका क्लाइमैक्स होता है। इस हालात का क्लाइमैक्स क्या होता है, उस दिन 9 सितंबर एक बड़ा भयावह दिन था। ये 9 सितंबर को ही क्या होता है कि सुबह सुबह शुरू हो जाता है, पहले पार्लियामेंट को आग लगा दी जाती है, और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जो है जिसको हम सिंह दरबार कहते हैं, उसको आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी जाती है। जो प्रेसिडेंट का रेजिडेंस जिसका नाम है शीतल निवास, उसको आग लगा दी जाती है। फिर पीएम रेजिडेंस बालू वातर उसका नाम है, उसको आग लगा दी जाती है। और पार्टी हेडक्वार्टर नेपाली कांग्रेस, यूपीएल, और जितने रूलिंग एलीट थे, मिनिस्टर, सबके घर जला दिए जाते हैं, और काफियों को मार दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ओली रिजाइन कर देते हैं शाम को। और जब वो घेराव में आ जाते हैं, तो आर्मी उनको एयरलिफ्ट करते आर्मी हेडक्वार्टर में ले जाती है। उसके बाद उनका आता पता नहीं है। कुछ कहते हैं बाहर है, कोई कहते हैं बाहर चले गए हैं। फिर मैं इस पे रक्सल सुनिए, अभी आप ठीक है, आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो दूसरा तीसरा ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये कह रहा हूं, आप देख रहे हो, देखिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आप इंडिया के इर्द गिर्द देखते हो, भारत के इर्द गिर्द देखते हो, देखिए ये जो पहले आपका पाकिस्तान में हुआ, वहां पे भी मूवमेंट जो उसको, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने गिरफ्तार करके नई हुकूमत टॉपल किया। उसके बाद आप आ जाओ जहां पे श्रीलंका में भी आपने देखा, और उसके बाद अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कहां पे, बांग्लादेश में। तो उसके अब भी ये जद में आया नेपाल में। और ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट आप देख रहे हो फ्रांस में हुई, जो रिसेंट आपने वहां पे भी, जापान में आपने देखा, वहां पे भी चेंज हुई। ये सारी बातें, ये आप इसको, ये आपका मंगोलिया में भी चेंजेस आई हैं अभी रिसेंटली 2025 को, और ये बांग्लादेश को 2024 को पीछे है, इंडोनेशिया में भी और जापान में भी है। ये आप इस दायरे में ये देखते हो, क्या ये इंटरनल जो लोगों के जज्बात हैं, पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं, जो एग्जिस्टेंस में पॉलिटिकल इनकमन पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट है, जहां एक्सटर्नल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। क्यों बहुत किस्म की आपको मुझे आइडिया है, वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। मैं कंसर्न 3 चीजों का करूंगा, हमें क्या लेना है। हम आई एम कंसर्न विद जो भी हम लोग इंडिया के हैं, जो पाकिस्तान, जो आपका श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल, जी आप देखो 3 किस्म की मूवमेंट है। आपने देखो, जे आप श्रीलंका में जाओ, श्रीलंका में भी वैसा ही हुआ, जैसा उनका भी वहां जो लोग थे सीधे पार्लियामेंट में चले गए, प्रेसिडेंट हाउस में चले गए, जहां जो भी उनका यही एक सीक्वेंस इवेंट्स, और यही लोग थे जो आप इसको अभी दे रहे हो जनजेड, इनको भी कह दो आप। ऐसा ही आपने बांग्लादेश में देखा, ऐसा ही आप नेपाल में देखो।
ये आप इसे थोड़ा सा आप मुझे बताइए या दर्शकों को बताइए, सभी को बताइए कि ये क्या देखते हो, ये भी कोई एक्सटर्नल है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है? लोग जो हमारा यूथ है, ये अनरेस्ट है, पॉलिटिकल करप्शन या नेपोटिज्म, जो आज की बात है, जबकि तीनों देशों, चारों देशों में इकोनॉमिक पॉलिटिकल बात को पॉलिटिकल आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है 30 ट्रिलियन की, चाइना की 20 ट्रिलियन की, तीसरे नंबर में जर्मनी की आती है 4.7 और चौथे नंबर पे इंडिया की है 4.17। जब जो वर्ल्ड की चौथे नंबर की इकोनॉमी है, जो 3-4 साल पहले 7वें 8वें नंबर पे थी, इतनी जल्दी बढ़ रही है, ऑब्वियसली जो मुल्क तरक्की कर रहा है वो किसी को भाता नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, भारत एक डेमोक्रेसी है, 2014 से एक ही प्रधानमंत्री इतनी देर से स्टेबल डेमोक्रेसी चल रही है। हाँ, मतलब इतने साल से डेमोक्रेसी चल रही है। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने क्या किया है, भारत को जो नेबर्स हैं सारे शांत कर दिए हैं। नेपाल में जो हुआ आपने बताया, सारा अनरेस्ट था, सारा डिजिटली बाहर से इन्फ्लुएंस हुआ सारी मूवमेंट। उसके बाद बांग्लादेश में जो मूवमेंट हो रही है, अगेन वो सारी बाहर से इन्फ्लुएंस हो रही है। काफी रोल है, आईएसआई का रोल है, बहुत एजेंसीज का रोल है। श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई है, बिल्कुल उनका भी बहुत बुरा हाल है, वो इकोनॉमी की वजह से वो परेशान है, बिल्कुल हाथ है। उसके बाद आप ले लीजिए पाकिस्तान को तो खैर क्या बोलना है, पाकिस्तान को तो हर वक्त इंडिया का दुश्मनी रहा। कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ, कल पहली बार ऐसा हुआ, कई लोगों ने देखा ही नहीं, बाइकॉट कैंपेन चली अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक। उसके बाद म्यांमार में भी बहुत सालों से अशांति चल रही है, म्यांमार में चल रही, म्यांमार जो मालदीव का भी आप देख लीजिए, इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, नेपाल में हो गया। यानी कि ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो चाहते हैं कि भारत अशांत मुल्कों से घिरा रहे और सो दैट जो है उनका इफेक्ट इंडिया में हो। जैसे आपने देखा बांग्लादेश से भी इन्फ्लक्स आना शुरू हो गया, अब नेपाल से भी इन्फ्लक्स आना शुरू हो गया, पाकिस्तान से ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टार्ट हो गई है। तो भारत को डिस्टेबलाइज करने की ये इंटरनेशनल मुहिम है। जैसे हम सर उस दिन बता रहे थे कि 9 सितंबर को लास्ट में क्या करते हैं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद आर्मी कंट्रोल कर लेती है सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात है 13,500 प्रिजनर जेल से भाग जाते हैं, और 13,500 और बिहार से पकड़े जाते हैं वो, 13,500 प्रिजनर में 1-2 हजार प्रिजनर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बाकी बड़े संगीन जुर्म वाले प्रिजनर हैं। आज सुबह की जो मैं खबर न्यूज़ पेपर पढ़ा, उसमें सिर्फ 3,000 प्रिजनर वापस मिले हैं। आप बताइए कि जिस कंट्री में 10,000 क्रिमिनल्स जो है, मर्डर के, रेप है, खुले घूम रहे सोसाइटी में, क्या करेंगे वहां पर कैसे आप एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट कर सकते हो? और क्या और कई जो क्रिमिनल्स हैं, बॉर्डर भी शायद इंडिया का क्रॉस कर गए पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात है, इस बात की मैं बात करूंगा कि जब 11 सितंबर को नेगोशिएशंस होती हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेगोशिएशन में किस किस को बुलाया जाता है? नेगोशिएशंस में सबसे ज्यादा जैन जी के लीडर्स को बुलाया जाता है, छोटे लड़के हैं, उनको बुलाया जाता है। जो होगा मेयर होगा, जो उसके बाद आर्मी चीफ जो होते हैं अशोक राज सिगडेल, वो होते हैं। उनके प्रेसिडेंट जो हैं रामचंद्र पौडेल, वो होते हैं उसमें। और जितनी 2-3 पार्टियां थी, हामी नेपाल की जो थी, केपी ओली को जो दूसरी वाली पार्टी थी, और नेपाली कांग्रेस, ये मिलके। सबसे बड़ी बात, मैं बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुन के कि सारों ने एंडोर्स किया इस प्रोटेस्ट को, सारों ने कहा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब जैन जी को खुश करने के लिए वो उनके लीडर भी बैठे थे कि आपकी जेन्युइन था आपका एजिटेशन, बट मुझे क्या लगता है जेन्युइन था। और उसके बाद एक कंसेंसस बनता है, जैन जी के कहने पर कंसेंसस बनता है कि सुशीला कार्की को अगला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड उनका रहा है, जब वो चीफ जस्टिस थी नेपाल की, उस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक ऑनेस्ट के फैसले लिए हैं, जिसकी उनका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। लेकिन ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं क्योंकि 5 मार्च को वहां इलेक्शन होने हैं। तो ये थी नई जन क्रांति, जो कि एक हम लोगों के लिए एक लेसन है कि कैसे हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर, सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि वो बाहर की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस न हो जाएं। और अल्टीमेटली क्या था कि इसमें स्कूल के बच्चे भी थे, उनकी पढ़ाई तो गई, कहाँ कॉलेज के बच्चे थे, उनकी पढ़ाई तो डाइवर्ट हो गई, अटेंशन डाइवर्ट हो गई। अनएम्प्लॉयड यूथ था, वो तो मान सकते हैं, वो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड था। तो एक किस्म की ये जो जन क्रांति थी, जज साहब, मैं तो यहीं अपनी तरफ से क्लोज करना चाहूंगा, लोगों की अपील दूंगा कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहें,
क्योंकि सोशल मीडिया जो है सब बाहर की एजेंसी है, टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब, सबसे बड़ा यूट्यूब और फेसबुक है। यूट्यूब और फेसबुक जो है इसमें काफी वल्गर अनमटीरियल होता है जो बच्चों को खराब करता है। हालांकि ट्विटर काफी अच्छा है, लेकिन इसके जो यूट्यूब और व्हाट्सएप और ये जो है इसके ऐसे मैसेजिंग होती, मैसेजिंग टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई की तरफ नहीं है, इन चीजों की तरफ जा रहा है। तो जज साहब मैं यही अपील करूंगा कि ये नेपाल की ये जो जन क्रांति थी, ये एक दुनिया के लिए लेसन है, पर्टिकुलर हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे लिए लेसन है कि हम लोगों को अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, उनको सोशल मीडिया से दूर रखना है और उनको फोकस करना है कि देश हित में काम करें, देश हित में काम के पढ़ाई की ध्यान दें, ताकि ये देश की, भारत की प्रोग्रेस में वो अपनी भागीदारी बनाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि बिल्कुल युवा जो आज जो है, यंग जनरेशन जो है इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि सोशल, जैसे आपने कहा, जो कुछ जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, जैसे आपने इसका दिया एक्स का, एक्स ट्विटर है, ये अच्छे इसके फॉलोअर्स हैं और अच्छी बातें इसमें हैं। तो आपने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये मैं बात कहूँगा, जैसे हमने जो हम इर्द गिर्द जो हमने जो कंट्रीज थे कि भारत इससे इन्फ्लुएंस होगा, और नेपाल के भी इन्होंने शुरू कर दी चर्चा कि जो नेपाल में हुआ, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, हर किस्म की बात करते हैं कि इंडिया में भी हो सकता है, समझ जाओ। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि ये जो हमारा इंडिया एक गुलदस्ता है, डाइवर्स इंडिया है, तो इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी, आज सॉवरेंटी बिगड़ी, एक्सटर्नल फोर्सेस नेपाल में इन्फ्लुएंस उनका आ गया, जो भी था हम बात नहीं करेंगे कौन थे, और दूसरी इकोनॉमिक जो उनकी स्टेबिलिटी नहीं रही, डिपेंडेंसी रही, डेट ट्रैप हुआ, उससे भी और इकोनॉमी शैटर्ड हुई, और वो निपोटिज्म और करप्शन की वजह से हुई, और करप्शन भी बड़े, और आपस में ही जो 2-3 पार्टी हैं उनके ही लीडर हुए, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके। तो ये थोड़ा सा अपनी हमारी जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट होने चाहिए, और पॉलिटिकल अवेयरनेस, और खासकर हमें बेल्ट पे जो हमारा एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हम जो कहते हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में जो माओइज्म है, नेक्सल मूवमेंट है, इसको जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि इसको हम कंटेन कर लेंगे, और जल्दी ही कंटेन कर लेंगे, और बहुत जरूरी ये तब होगा जब उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन या जो इंडिया की पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक सेटअप, ग्रास रूट पे पंचायती राज जो है ये करेगा तब ही। और मुझे लगता है हम यही दुआ करते हैं, और सुशीला कार्की जो एक जुडिशरी से है, और आपने जैसे कहा चीफ जस्टिस रही है, और उसका बनारस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ी हैं LLM, और उन्होंने अच्छे है। मैं ये देखता हूँ कि इसके दौरान जब तक ये इलेक्शन नहीं होती, हम तो जो देख रहे हैं बांग्लादेश में जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर वो पपड़ की तरह काम कर रहा है, हम नहीं चाहते कि ये नेपाल में भी ऐसा हो, और इंडिपेंडेंट एक्शन, और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग, जो दोबारा इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक फेथ, जैसे बच्चे दोबारा इसको वापस वहां पे सफाई अभियान में जब दूसरा है, और रियलाइज कर रहे हैं कि हमने जो मोमेंट्री कर दिया है ये, और हमने चलो जो भी हुआ ये उस देश की बदकिस्मती है, कुछ किस्मती है, जो भी समझे नेपाल की, और नेपाल के लोगों को भी इंडिपेंडेंट सोचना पड़ेगा, और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना पड़ेगा वहां के, और पॉलिटिकल लोगों को अब समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी है, ये ग्रास रूट पे है, ना कि 4-5 पार्टी वोट ले लिए और बाद में आपने पैसा डेट ले लिए और देश को इकोनॉमिकल वो इंडेप्टेड कर दिया, और आप क्या कर रहे हो, बच्चे हमारे जो वहां के लोग हैं बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जो भी जहां से आपका पैसा आता है, जहां से दूसरा है, वो आप खुद ही बांटे जा रहे हो। तो हम यही इसी काफी बात की, तो हम इसी होगा कि दोबारा जो नेपाल है,
ये दोबारा अपने पटरी पे आएगा, पॉलिटिकल पटरी पे, और स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक रीबिल्ड होगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इसको जल्दी ही इसको वो हो जाएगा। और जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो एक तो अच्छी, और लोगों को भी है कि पूरी पार्टिसिपेशन करें, अच्छे चुनाव हो और फेयर एंड ओपन, और जो भी लोग आए अच्छे आए और पावरफुल एक हुकूमत बने, डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी आए, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल जो भी ये लोग हैं जहाँ, तो यही हो से आजादी देते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।